हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है वो है चीनी क्रांति का विस्तार। ठीक है, इसको हम कंप्लीट पढ़ेंगे। इसके अंदर जो है को देखेंगे और इस यूनिट के बाद हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ देखेंगे। सो पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी वॉइस काफ़ी ख़राब है। सो कमेंट में ये मत बोलना कि निकी मैम नहीं, निकी सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा कोल्ड की वजह से वॉइस थोड़ी ख़राब हो गई है। बाकी आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे अगेन पूछ लिएगा, मैं उस टॉपिक को आपको वहाँ पे समझा दूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, चीनी क्रांति की बात अगर आती है तो मॉडर्न जो चाइना है उसकी अवधारणा में उसके मतलब एक तरीके से उसको पूरा जानने के लिए ना जेंडर को बहुत ज़रूरी है जानना। क्योंकि चाइना और इंडिया और एक दो और देश हैं, ये हैं बहुत पुराने परंपराओं वाले, जहाँ पे अनलिमिटेड रिलीजन्स हैं, अनलिमिटेड फेस्टिवल्स हैं और बहुत पुरानी पुरानी मान्यताओं को मानते हैं। ये वो लोग हैं। ठीक है, जैसे इंडिया में है वैसे ही चाइना में भी है। तो कभी भी आपसे अगर पूछा जाए, ये आपको नॉलेज के लिए काम आएगा कि दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक और एक तरीके से राजनीतिक भी कह सकते हैं जो कंट्रीज़ हैं वो है कौन सी, इंडिया और चाइना। ठीक है, तो बात ये रही कि चाइना दुनिया की एक बहुत 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 बड़ी शक्ति के रूप में है। और किस शक्ति के रूप में है? अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी के पावर में वो बहुत बड़ा माना जाता है। ठीक है, चीन में नारीवाद आंदोलन ने बहुत तरीके के समूह बना रखे हैं, ग्रुप्स बना रखे हैं और वो सभी काम करते हैं जो मोटे तौर पर मतलब 3 अलग अलग समूह हैं। जैसे पहला समूह है समाजवादी काल का। ठीक है, वो समाज के साथ चलने के लिए बोलते हैं, वो कहते हैं कि विमेंस को भी समाज के साथ चलाओ। ठीक है, उसके अलावा जो है हमारा दूसरा है ऑल चाइना विमेन फेडरेशन के नाम से, और तीसरा है हमारा उत्तर समाजवादी NGO नारीवादी। तो ये 3 हैं जो नारीवाद चलाते हैं, जो नारियों के लिए चलाते हैं, क्योंकि नारी की सिचुएशन वहाँ पर बहुत ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अब एक चीज़ क्या, यहाँ पे जो चाइना वाले हैं ना, वो बिल्कुल इंडिया की 2 कॉपी है भाई। रूढ़िवाद, कंजर्वेटिव, पुरानी चीज़ों को मानना, कभी भी नई चीज़ों पर नहीं जाना, पुरानी चीज़ें जो चल रही हैं उसी को ही अपने पर रखना, उसके अलावा नई चीज़ों को चूज़ नहीं करना। ठीक है, तो अब इसके आधार पर हम आगे की चीज़ों को पढ़ते हैं। 1949 की चीनी क्रांति। देखो, चाइना की क्रांति जो थी वो क्या थी, पहले ये समझो। चाइना ने हर क्षेत्र में अपने आप को चेंज किया, बदलाव लाया, उसने डेवलपमेंट किया, वो कभी नहीं रुका। और ऑब्वियसली बात है कि जो चीज़ें आज इंडिया में आ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक टेक्निकल चीज़ें जो भी हैं, वो चाइना में बहुत टाइम पहले यूज़ हो चुकी हैं। तो चाइना बहुत ही ज़्यादा डेवलप कंट्री है। 20वीं सेंचुरी में एक ऐसी अवधि भी थी जब चाइना ने बहुत सारे सामाजिक मतलब सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिकल चेंजेस भी किए थे। उसके अलावा 1949 की जो चीनी क्रांति है, इस परिवर्तन को लाने में एक बहुत बड़ी योगदान रखती है अपने आप में। कैसे कि 1 अक्टूबर 1949 को चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग, वो ये हैं, ठीक है, इन्होंने पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना नाम का एक पार्टी की घोषणा करी। ठीक है, अब इससे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जो थी CCP उस और नेशनल पार्टी ऑफ कम्युनिस्ट जो थी KMT, वो उनके बीच में गृह युद्ध छिड़ गया। तो इन दोनों पक्षों के बीच में संघर्ष नहीं था। क्यों? क्योंकि ये 1920 के दशक में बहुत ही पहले से शुरू हो चुका था। तो 1949 की इस क्रांति को 1911 की चीनी क्रांति के बाद से बहुत लंबे समय तक चलने वाला एक संघर्ष भी देखा जाता है। चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी की शुरुआत हुई थी, उसका जो पूरा ग्रुप था वो राष्ट्रवादी पार्टी के अंदर में आता था, अंडर में काम करता था। तो उन्होंने 1926 और 1927 के उत्तरी अभियान के टाइम पर राष्ट्रवादी सेना के साथ काम किया था, ताकि पूरे देश को वो सरदारों से मुक्त किया, मतलब वॉरलॉर्ड्स जो थे उनसे मुक्त किया जा सके, और केंद्र सरकार का जो गठन था उससे भी उनको मुक्त किया जा सके। तो ये जो पूरा टाइम था बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाया, ये जो पूरी चीज़ थी। और 1927 में क्या हुआ, जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने कम्युनिस्टों की हत्या कर दी और वो जो ये सब कुछ था समाप्त हो गया, जो वाइट टेरर के नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था।
माओ त्से तुंग 26 दिसंबर 1893 से 9 सितंबर 1976। माओ त्से तुंग एक मुख्य चीनी मार्क्सवादी सिद्धांतकार, सैनिक और राजनेता थे जिन्होंने अपने देश की कम्युनिस्ट क्रांति का नेतृत्व किया था। माओ 1935 से अपनी मृत्यु तक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे और वे 1949 से 1959 तक पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के अध्यक्ष थे और अपनी मृत्यु तक पार्टी के अध्यक्ष बने रहे थे। जब चीन की क्रांति करीब आधी सदी से निकल गई तो दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में उभरा और खुद को आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन के मार्ग पर लाया। तो माओ त्से तुंग का देश के पुनरुत्थान मतलब पुनर्जन्म में एक महत्वपूर्ण स्थान पर था। तो 1921 में सीसीपी की नींव से माओ त्से लेकर 1976 में माओ की मृत्यु तक की पूरी अवधि को देखते हुए कोई भी माओ त्से तुंग को नए चीन के प्रमुख वास्तुकार के रूप में मान सकता है। ठीक है, देखो जी, आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि चाइना को फर्स्ट लार्ज पॉपुलेशन के लिए भी एक कंट्री माना जाता है, सेकंड पे इंडिया आती है, तो ये वाली चीज़ भी याद रखना। आगे की अगर हम बात करें तो हुआ ये कि 1931 में जब जापान ने मंचूरिया पर हमला किया था तो चीन ने खुद को जापान के साथ साथ कम्युनिस्ट के खतरे में भी पाया था। ठीक है, हालांकि ऐसी बात थी कि चीनी नेता चियांग काई शेक, उन्होंने जापानी खतरे को बहुत गंभीरता से नहीं लिया था। उन्होंने कहा था ठीक है, कोई बात नहीं, हुआ है तो माहौल ही ऐसा है, लड़ाई झगड़ों का, युद्धों का, हो भी गया तो डजेंट मैटर। ठीक है, तो उस चीज़ को उन्होंने बहुत गंभीर से नहीं लिया था और आंतरिक कम्युनिस्ट के जो एक तरीके से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था उन्होंने उस पर ध्यान दिया। इन्होंने चालाकी ये करी स्टूडेंट कि भाई इन्होंने कहा कि अब हमला तो हो चुका है, अब तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन हो ये सकता है कि हम अपने अंदर की चीज़ों को पावरफुल कर लें ताकि अगले हमले को हम जवाब में बहुत अच्छा हमला दे सकें। इन्होंने ये करा तो कम्युनिस्टों को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने कम्युनिस्ट सेना के साथ सहयोग करने पर मजबूर कर दिया। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपना आधार भी बना लिया और जबकि क्या बात थी कि राष्ट्रवादियों का ध्यान कम्युनिस्टों पर था, उसके बावजूद भी उन्होंने ऐसा किया। तो धीरे धीरे कम्युनिस्टों ने चीनी आबादी, स्पेशली ग्रामीण आबादी जो थी, उस पर अपना एक बहुत मजबूत पकड़ बनाया। लोगों से बहुत अच्छी अच्छी बातें करके उनको अपने तरफ आकर्षित किया, अट्रैक्ट किया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, चीन के लोगों ने जापानी आक्रमणकारी जो थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी करी, भूमि सुधार लाने के लिए कोशिशें करी और उनसे ये भी बोला कि भाई जहाँ आपने ये हमला किया है ना, वहाँ की भूमि ख़राब हो गई है, ज़रा सही करवा दो। खैर, उसके बाद हुआ ये 1945 में युद्ध के बाद की जो अवधि थी उसमें गवर्नमेंट के बारे में चियांग काई शेक और माओ त्से तुंग के बीच में बहुत सारी चर्चाएं हुई। दोनों पार्टियों ने लोकतंत्र का महत्व जो था एकता के साथ बना दिया था। उन्होंने कहा कि कुछ मुद्दे जो भी होंगे हम मिलकर देखेंगे, सारी चीज़ों को एक साथ देखो, सारी चीज़ों को एक साथ करो। तो गठबंधन के बनने के बाद भी बहुत सारी कोशिशें की जा रही थी कि राष्ट्रवादी और कम्युनिस्ट पार्टी का गृह युद्ध जो हुआ है वो ख़त्म हो जाए 1946 में। तो धीरे धीरे ये गृह युद्ध और भी तेज़ होता गया, ख़त्म होने के बजाय। तो कम्युनिस्टों को ग्रामीण आबादी से एक बहुत मजबूत समर्थन मिला क्योंकि वो बहुत लंबे समय से अपनी ज़मीनी आधार पर निर्माण कर रहे थे। ठीक है, तो चियांग काई शेक जो थे ताइवान भाग गया और इसने अमेरिकी चीन संबंधों को बहुत ज़्यादा प्रभावित भी किया और बहुत सारे वर्षों तक अमेरिका चाइना के संबंध काफ़ी अच्छे बने रहे। अब आते हैं बदलते चीन में महिलाएं। देखो जी, चीन में महिलाओं के साथ दुनिया की सबसे बड़ा जुल्म किया जाता है और जुल्म क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी। आप सुनोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी कि ये ऐसा क्यों करते थे। बस अपनी अपनी मर्ज़ी है। आप इस टाइम पर बहुत सारी जगह ऐसे देख सकते हैं जहाँ पर ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था ये देखो। तो चीन में महिलाएं बहुत लंबे टाइम से भेदभाव को सामना कर रही थी। फिलियत धर्म परायण नाम का एक प्रथा थी जो भेदभाव को बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चला रही थी। इस विचारधारा ने इस विचार को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया कि महिलाएं सिर्फ पुरुषों पर ही डिपेंड है, वो अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकती, अपनी मर्ज़ी से कुछ करेंगी तो सज़ाए मौत या फिर कुछ और उनको मिलेगा।
ठीक है। तो ये हुआ कि इसके अलावा उनको बहुत सारी अपमानजनक प्रथाएं भी झेलनी पड़ती थी, जैसे महिलाओं की बिक्री खरीदी होती थी, ठीक है, पत्नी हिंसा होती थी, कन्या शिशु हत्या होती थी, ये सारी चीज़ें थी। तो अभी तक जो प्रथा थी ये बहुत क्रूर थी, बहुत आम थी। और अब जो इससे बड़ी और भयानक प्रथा थी वो थी फूड बाइंडिंग। देखो फूड बाइंडिंग क्या था। फूड बाइंडिंग में ये था कि ये 10वीं शताब्दी के आसपास चली थी, और इसमें जो नर्तकी होती थी लड़कियां, जो छोटे से उनके छोटे पैर होते थे, वो वाला डांस नहीं होता जो अंगूठे पे खड़े होकर डांस किया जाता है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। तो वो वाली जो लड़कियां होती थी, उन लड़कियों को हमारे नेता जो थे भाई साहब, उन्होंने पसंद किया। अब उन्होंने कहा कि इन महिलाओं की सुंदरता कितनी अच्छी है, पतली सी है, अंगूठों पे चल रही हैं, कितनी प्यारी हैं। तो उन्होंने क्या करा सम्राट भाई साहब ने कि 5 से 6 साल की लड़कियों को, मतलब 5 से 6 साल का जो बच्चा होता है लड़कियों में, उनका डेवलपमेंट उस उम्र में अच्छा हो रहा होता है, तो उनके अंगूठे और उनकी उंगलियां बांधकर पैरों के नीचे मुड़वा दी, ताकि वो सिर्फ अपने घुटनों, उस घुटने कह रही हूँ, अंगूठों पर ही चले और उनका पैर छोटा ही रहे। वैसे ही तरीके से और भी तरीके की सजाएं थी। कमर पतली रखने के लिए लोहे की बेल्ट बांधी जाती थी कि ना ज़्यादा खाएंगी, ना ज़्यादा वजन होगा, ना कुछ होगा, और कमर पतली रहेगी। उसके अलावा लंबी गर्दन, जैसे आज के टाइम पे आप नाइजीरिया में देखो, वहाँ का एक कबीला है, उनका जो फैशन है वो लंबी गर्दन है। तो वो अपनी गर्दनों में बचपन से ही कुछ लोहे की जो मोटा सा, मतलब कैन जैसा होता है ना, वैसा बांध के रखती हैं, जिससे उनकी लंबी गर्दन हो जाती है। तो वहाँ पे जिसकी जितनी लंबी गर्दन होती है वो उतना ज़्यादा खूबसूरत माना जाता है। तो वो सब जो है वो चाइना से देखा गया, और चाइना में ये सब होता था, जिसको फूड बाइंडिंग बोला जाता था। अच्छा जी, इसके अलावा कन्फ्यूशसवादी और सामंतवादी विचारधारा जो है, इसको भी देख लो। 1911 में किंग राजवंश के पतन के बाद कुलीन परिवारों की शिक्षित महिलाओं, जो कि क्विंग सरकार के खिलाफ क्रांति में शामिल हो गई थी, उन्होंने नए गणतंत्र राजनीति में समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करने के लिए भी एक महिला मताधिकार आंदोलन शुरू किया था। तो 1913 में एक तानाशाही राष्ट्रपति कौन थे द्वारा दबाए गए मताधिकारों ने महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों के लिए एक सामाजिक नींव रखने के लिए भी महिलाओं को शिक्षा और उनके करियर की ओर रुख किया। कट्टरपंथी पुरुष बुद्धिजीवियों ने प्रमुख कन्फ्यूशियसवाद को चुनौती देने के लिए 1915 में एक नए सांस्कृतिक आंदोलन की शुरुआत की, जिसने नए सिरे से महत्वपूर्ण नारीवाद प्रभाव प्रदान भी किए। लिंग पदानुक्रम, लिंग भेदभाव, लिंग अलगाव, यौन दोहरे मानक जो बहुविवाह को वैध बनाते समय महिलाओं को की शुद्धता की मांग करते थे, और सांस्कृतिक प्रथाएं जो एक पदानुक्रमित समाज को बनाए रखने में मदद करती थी, जो मूल रूप से महिलाओं पर पुरुषों के प्रभुत्व पर आधारित था। कन्फ्यूशियस संस्कृति के पिछड़ेपन उत्कृष्ट प्रतीकों के रूप में उजागर किया गया था, जिसे सामंतवादी के रूप में परिभाषित भी किया गया। नारीवाद को उत्साहपूर्वक सामंतवाद का मुकाबला करने के लिए एक शक्तिशाली हथियार के रूप में भी अपनाया गया था, जो सहस्त्राब्दी से, मतलब बहुत शताब्दियों से चीन पर हावी था। ठीक है, ये चीज़ है। इसके अलावा अगर हम और आगे की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखो 4 मई में 4th आंदोलन क्या था। 4 मई में 4th, ये जो मैं आपको दे रही हूँ ना स्टूडेंट, ये लिखना ज़रूरी है आपको। 4 महीने में 4th आंदोलन, 4 मई में 4th आंदोलन पेरिस शांति सम्मेलन 2 में चीनी सरकारी की कमजोरी प्रतिक्रिया के खिलाफ चीनी समाज में विभिन्न वर्गों द्वारा राजनीतिक विरोध प्रदर्शन की एक श्रृंखला थी, जो पहली बार 4 मई 1919 को छात्र प्रदर्शनों से निकली थी। राजनीतिक विरोध जल्द ही चीनी समाज के लगभग हर पहलू के आसपास की चीनी संस्कृति की एक संपूर्ण आलोचना और पुनर्विचार में विकसित हुआ, जिससे नई संस्कृति आंदोलन के रूप में जाना जाने लगा। नई संस्कृति आंदोलन में नए जिंग के साथ शुरू होने वाली नई शताब्दी, जैसे कि नए युवा प्रिंट संस्कृति में बढ़ते महत्व का आनंद लेना शुरू कर दिया। नया शब्द जिंग लगभग हमेशा अपने विविध उपयोगों में उस महिला को अलग करने के लिए भी बनाई गई है, जो पारंपरिक महिला से काफ़ी अलग है। महिला मुक्ति और सशक्तिकरण, जो राष्ट्रीय संकट के संदर्भ में पितृसत्तात्मक परिवार प्रणाली की निंदा के तहत आया था, उस समय बुद्धिजीवियों के कई महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक बन गया था।
इसके अलावा है द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो है स्टूडेंट, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से आपको ये समझ आ जाएगा। तो अब बात आती है हमारे कंक्लूजन की। तो देखो भाई साहब, कंक्लूजन आपको कैसे लिखना है वो आपको बहुत अच्छे से पता है। तो कंक्लूजन में आपको अपने आंसर्स की सारी लाइंस को थोड़ा थोड़ा उठाकर लिख देना, बाकी अपना पर्सपेक्टिव भी लिख देना कि भाई चाइना के रूल्स, चाइना की चीज़ें, पॉपुलेशन, सब कुछ बहुत ज़्यादा है, उनका इकोनॉमी बहुत ज़्यादा है, उनका कल्चर बहुत ज़्यादा है, उनका सब कुछ बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। उसके अलावा वो लोग अपनी ज़्यादा चीज़ों का जो यूज़ है वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से भी करते हैं, अपनी पावर को कहीं ना कहीं लोगों को दबाने के लिए भी करते हैं। सो स्टूडेंट, मुबारक हो, आपकी जो यूनिट है, मतलब आपकी बुक है, वो ख़त्म हो गई है। क्वेश्चन सीरीज़ मैं आपको बहुत जल्द आपके पेपर से पहले प्रोवाइड कर दूंगी, घबराओ मत। अभी इस क्लास पे फोकस करो और बाकी की क्लासेस को भी अच्छे से रिवाइज करो, क्योंकि 11 को आपका पेपर है। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।